नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपका अपना चैनल एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि हमने पिछली क्लास में हिंदी जो व्याकरण थी उसकी वर्णमाला के जो टॉपिक चल रहा था, हमने स्वर जो है क्लियर कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वह है व्यंजन। तो आज हम बच्चों व्यंजन को गहराई से पढ़ने वाले हैं। तो हम बिना टाइम गवाए चलो बच्चों शुरू करते हैं। व्यंजन बच्चों, तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि व्यंजन की परिभाषा क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन बच्चों वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं बच्चों, या फिर वे वर्ण व्यंजन होते हैं। वे वर्ण व्यंजन होते हैं बच्चों जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा या फिर फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख जो अपना जो मुख है, जो स्वर यंत्र है, फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख विवर में कहीं न कहीं रुककर अवरोध सहित मुंह से बाहर निकलती है। तो अपन बच्चों व्यंजन किसे बोलेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख विवर में कहीं न कहीं रुककर अवरोध सहित बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों वे वर्ण या फिर जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख विवर में कहीं न कहीं रुककर अवरोध सहित बाहर निकलती है, या फिर अवरोध सहित एक विस्फोट के बाद बाहर निकलती है। अवरोध सहित एक विस्फोट के साथ बाहर निकलती है। उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख विवर में कहीं न कहीं रुककर अवरोध सहित एक विस्फोट के साथ बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बच्चों तो व्यंजन को जब हम उच्चारण करते हैं, व्यंजनों के उच्चारण में बच्चों स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो बच्चों जब ये अवरोध हटता है, जब हमारे मुख विवर में जब ये अवरोध हटता है, तो अवरोध हटने के बाद ये जैसे ही बाहर निकलती है, तो अवरोध जैसे ही हटता है तो कोई न कोई स्वर जो है इसके साथ जुड़ जाता है या फिर इसके साथ उच्चारण में आ ही जाता है। तो व्यंजन जो है बच्चों स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तथा स्वरों को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, और तथा व्यंजन को स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजनों की परिभाषा क्या होगी बच्चों? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुख विवर में कहीं न कहीं टकराएगी या फिर कहीं न कहीं रुककर, जैसे कि दांत, गला, मुंह आदि किसी को भी छूकर टकरा कर एक अवरोध सहित जो है एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलेगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे।
जब ये विस्फोट हटेगा तो बच्चों इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, स्वर जुड़ जाएगा, उसके बाद ये बाहर निकलेगी। तो ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो व्यंजनों के भेद की। तो बच्चों जो स्वरों के भेद हमने माने हैं या फिर स्वरों के भेद जो हमने पढ़े हैं इससे पहले की क्लास में, वह ही व्यंजनों के भेद है। भेद में बच्चों कोई नाम में फर्क नहीं है, इनके अंदर थोड़ा जो है अंतर है। तो चलिए बच्चों हम इनके भेद देखते हैं। व्यंजन के भेद, तो बच्चों इसके भी वही दो आधार पर भेद हैं। पहला जो है बच्चों प्रयत्न विधि के आधार पर, और दूसरा जो है बच्चों उच्चारण स्थान के आधार पर। तो बच्चों इसके भी दो आधार पर जो है भेद किए गए हैं। तो अब हम जो है बच्चों पहले गहराई से प्रयत्न विधि के आधार पर पढ़ेंगे और फिर आगे हम उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। आपको इसकी परिभाषा बच्चों समझ में आ ही गई होगी, कोई कठिन नहीं, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इनके उच्चारण में जो है मुख विवर में हवा जो है कहीं न कहीं अवरोधित होकर बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब इनके हम भेद पढ़ लेते हैं कि प्रयत्न विधि के आधार पर हम इसके भेद पढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रयत्न विधि के आधार पर, इसमें बच्चों जिस प्रकार से इनको उच्चारित करने में जो प्रयत्न करते हैं, कौन कौन से अंग जो हमारे हैं वो क्या क्या प्रयत्न करते हैं, क्या क्या होता है, उसके आधार पर इनको डिवाइडेशन इनका जो है किया गया, इनके भेद किए गए हैं। तो इनमें प्रयत्न विधि में भी अलग अलग रूप से जो है भेद किए गए हैं, तो वह आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों प्रयत्न विधि के अंदर हमारा पहला जो भेद है, पहला जिसका प्रकार लेते हैं प्रयत्न विधि के अंदर, पहला जो टॉपिक लेते हैं वह है बच्चों स्पर्श। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीभ है, वह दांत, मुर्दा, वर्ड्स और तालु आदि अंगों के साथ जो है बच्चों स्पर्श करती है, उनको स्पर्श करके इनका जो है उच्चार इनको उच्चरित करती है। उसके जो है जीभ के इनको स्पर्श, इन अंगों को स्पर्श करने पर ये जो स्पर्श व्यंजन है वह उच्चरित होते हैं। तो बच्चों स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं वह मैं आपको बता देता हूं बच्चों। स्पर्श व्यंजन जो है बच्चों इसमें आ जाएंगे हमारा क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। ये चार जो वर्ग हैं बच्चों, यानी कि क वर्ग के अंदर ये आ जाएंगे पांचों, ट के अंदर भी पांचों, ऐसे ये जो वर्ग है हमारे, इनका जो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके जो जितने भी व्यंजन है बच्चों, यानी कि जो 20 वर्ण है, 20 जो व्यंजन है, वह है बच्चों स्पर्श व्यंजन। यानी कि इनको ये जब उच्चरित होते हैं तो हमारी जो जीभ है, हमारी जो जीवा है, वह दांत, मुर्दा या फिर तालु, वत्स, ओष्ठ वगैरह आदि को स्पर्श करती, सिर्फ स्पर्श करती है, उनको छूती है, सिर्फ स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें जो है स्पर्श व्यंजन कहा गया है। तो इनके अंदर आपको कितने व्यंजन आएंगे, 20 व्यंजन आएंगे जो ये इन चारों वर्गों के सम्मिलित होंगे। तो बच्चों इनके अंदर कौन कौन से सम्मिलित होंगे, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। इन जो चारों वर्गों के जो है वर्ण होंगे वह इनके अंदर सम्मिलित तो होंगे। तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से इनके अंदर जो है बच्चों आएंगे। समझ में आ गया स्पर्श व्यंजन। अब हम चलते हैं इसके अगला जो टॉपिक है इसका दूसरा है हमारा बच्चों स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श
संघर्षी। तो बच्चों स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे बोलेंगे कि स्पर्श जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ, यानी कि इनमें तो सिर्फ स्पर्श हो रहा था, स्पर्श के साथ साथ जो वायु है बच्चों, इनके उच्चारण में जो वायु निकलती है वो स्पर्श के साथ साथ कुछ घर्षण करते हुए जो है बाहर निकलती है या फिर इनको उच्चरित करती है। तो इनमें क्या होता है बच्चों, घर्षण स्पर्श के साथ साथ, स्पर्श के साथ साथ क्या होगा बच्चों, स्पर्श प्लस इनमें घर्षण भी होगा। तो स्पर्श के साथ साथ क्या हो जाएगा, घर्षण। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, स्पर्श प्लस घर्षण यानी कि स्पर्श संघर्षी, यानी कि इनको जो जब घर्षण होगा तो उसमें संघर्ष होगा। तो ये स्पर्श तो पहले से है, स्पर्श के साथ साथ ये इनमें जो इनका जो उच्चारण होगा उसमें घर्षण होगा, घर्षण के द्वारा ये उच्चरित होंगे। जैसे कि हम च बोलेंगे, च छ, तो इनमें थोड़ा सा जो है घर्षण होगा बच्चों, घर्षण। इनमें कुछ भी हमारे घर्षण नहीं होगा, सिर्फ स्पर्श होगा, क ख ग। जब हम च छ ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा जो है घर्षण होता है। तो ये दोनों हो जाएंगे स्पर्श संघर्षी। तो इसमें जो है स्पर्श के साथ साथ घर्षण के द्वारा इनका जो है वायु बाहर निकलते या इनका उच्चारण होता है। इसके बाद हमारा जो अगला जो है तीसरा बच्चों वह है संघर्षी। तो बच्चों संघर्षी व्यंजन है वो कौन कौन से हो जाएंगे, वह होंगे बच्चों श, श, ह। ये जो हमारे व्यंजन है बच्चों, सॉरी बच्चों मैं आपको स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होंगे उनमें उनका वर्ग बताना जो है भूल गया। उनके अंदर बच्चों च वर्ग भी सम्मिलित होगा, च वर्ग, यानी कि जो च वर्ग है हमारा, ये इनमें चार वर्ग आ गए। इसका जो बीच वाला जो छूट गया हमारा च वर्ग, वह किसमें आ जाएगा, स्पर्श संघर्ष में। यानी कि जो च वर्ग के जितने भी हैं हमारे, च से छ, ज, ज, या जो जितने भी इसके जो पांच वर्ण इसमें सम्मिलित होते हैं, ये च वर्ग इसके अंदर स्पर्श संघर्षी में सम्मिलित होगा। तो इसको च वर्ग का जब हम उच्चारण करेंगे तो स्पर्श के साथ संघर्ष होगा, यानी कि घर्षण होगा। तो स्पर्श संघर्षी कौन सा है, च वर्ग। इसके बाद हम हमारा संघर्षी आ जाता है। तो संघर्षी में क्या होगा कि बच्चों इनके उच्चारण में हमारे जो मुंह है उनमें जो वायु जो मार्ग होता अंग जो है पास पास आ जाएंगे, और जो वायु का जो मार्ग होगा वह वायु मार्ग संकीर्ण हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे मुंह से जो वायु निकलेगी वह घर्षण के साथ बाहर निकलेगी। तो वो जो संघर्षी किन्हें कहेंगे, किसे कहेंगे कि इन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह के जो अंग है, हमारे स्वर यंत्र में जो अंग है वह पास पास आ जाते हैं तथा वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है, जिनकी वजह से यह घर्षण के साथ हवा जो है बाहर निकलती है, इन्हें इसलिए संघर्षी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित होंगे, श, स और ह। ये जो व्यंजन है, ये जो वर्ण है, ये इसके अंदर सम्मिलित होंगे तथा इसको जो संघर्षी हमारा व्यंजन है बच्चों, इसको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। बच्चों तो इसे ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके इन चारों के जो उच्चारण है बच्चों, जब हम इन चारों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वह गर्म हवा निकलती है। बाकी स्वरों के बाकी व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुंह से ठंडी हवा निकलेगी, जबकि इन चारों के उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुंह से बच्चों गर्म हवा निकलेगी, ऊष्म हवा निकलेगी, जिसके कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा गया है। अब प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, श श श ह। एक बार बोल के देखिए तो आपको गर्माहट का अनुभव होगा, इनके उच्चारण में गर्म हवा निकलती है, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। इनके बाद हमारा जो आता है बच्चों अगला जो आ जाता है चौथा, वह आता है बच्चों तक्षित व्यंजन। इसके अंदर बच्चों दो वर्ण यानी कि दो व्यंजन इसके अंदर सम्मिलित हैं, ड तथा ध। ये दो वर्ण इसके अंदर बच्चों सम्मिलित है। इसको उत्थित क्यों कहा जाता है, उत्थित क्यों कहा जाता है, क्योंकि
जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा है वह पलटकर मूर्धा को छूकर जो है इनका उच्चारण करती है, तो इसलिए इनको उत्सित कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें ताड़न जात भी कहा जाता है। ताड़न जात क्योंकि हमारी जो जीवा होती है वह पलट कर जो हमारा मूर्धा होता है उन्हें एक झटके के साथ छू कर फिर इसका उच्चारण करती है, इसलिए इनको ताड़न जात भी कहा जाता है। और उत्सित कैसे कहेंगे कि हमारी जीवा जो होगी वो पलट कर इसको एक झटके के द्वारा इनका उच्चारण ड ढ का प्रैक्टिकल कीजिए, बोलिए ड ड ड, तो हमारे जो झटके के द्वारा मुर्दे को जो हमारी जीवा छुएगी इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, उत्सित। इसके अलावा इन्हें द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है, द्विस्पृष्ट। तो बच्चों इसके नाम जो है ताड़न जात भी इसको ही कहा जाता है, द्विस्पृष्ट भी इसको ही कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी जीवा है वह इनके उच्चारण में 2 बार हमारे मुर्दे को छूती है, यानी कि 2 बार टच करती है, इसलिए इनको द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है। इनके नाम और कौन कौन से हैं? अन्य नाम ताड़न जात व द्विस्पृष्ट। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया, ताड़न जात यानी कि मूर्धा को जो है झटके के साथ जो छूती है, जैसे झटके के साथ जैसे हम किसी को छूते हैं तो उसे झटके के साथ हमारी जीभ जब मुर्दे को छूती है तो उसको मारती है, तो उसको ताड़न जात कहा जाता है। द्विस्पृष्ट यानी कि 2 बार मुर्दे को छूती है, इसलिए द्विस्पृष्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा हम अगला जो हमारा ले लेते हैं वह ले लेते हैं 5वां बच्चों, वह है हमारा बच्चों कौन सा? लुंठित। लुंठित वर्ण या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित, लुंठित या प्रकंपित। तो बच्चों हमारा जो लुंठित वर्ण है वह है बच्चों र। कौन सा व्यंजन है? र। र लुंठित कैसे है? क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है बच्चों लुढ़कती से इसका उच्चारण करती है, लुढ़कती हुई इसका उच्चारण कर र बोल के देखिए र, तो हमारी जीभ जो होगी बच्चों वह ऐसे लुढ़कते हुए इसका उच्चारण इसको उच्चारित करेगी, ऐसे लुढ़कते हुए, तो इसको लुंठित कहा जाता है। या फिर हमारी जीभ जो है लुढ़कती हुई कंपित करेगी, जीभ जो है जीभ में कंपन पैदा होगा, र र र ऐसे बोलेंगे तो हमारी जीभ जो है कंपन होगी, तो इसको प्रकंपित भी कहा जाता है। ये इसमें कौन सा वर्ण है? र वर्ण, ओनली फॉर एक ही वर्ण इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। आप अब इसके अलावा हम अगला जो हमारा है वह है बच्चों अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, इसमें कौन कौन से सम्मिलित होंगे बच्चों? इसमें होंगे य तथा व व्यंजन। ये बच्चों इनको अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम इनका उच्चारण करते वक्त उच्चारण अवरोध की दृष्टि से ये न तो पूरे व्यंजन है और न पूरे स्वर है। ये जो है स्वर और व्यंजन की स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी, यानी कि ये ना तो पूरे व्यंजन है और ना ये पूरे स्वर है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं य तो पूरा जो है बच्चों इनके अंदर स्वर भी सम्मिलित हो जाता है, य वो, तो अ का उच्चारण भी लास्ट में जो है इनके अंदर सम्मिलित हो जाए, इसलिए इनको व्यंजन भी नहीं कह सकते हैं और स्वर भी पूरे नहीं कह सकते। इसलिए ये बीच की जो कड़ी होती है स्वर और व्यंजन के बीच की जो कड़ी है उसे कहते हैं अर्ध स्वर, यानी कि आधे स्वर और आधे व्यंजन, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर में 2 ही व्यंजन सम्मिलित या 2 ही वर्ण सम्मिलित होंगे, य और व। तो बच्चों ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम अगली बात करते हैं, हमारा जो अगला जो टॉपिक है वह है बच्चों हमारा अर्ध स्वर में आपको समझ में आ ही गया है। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वह है बच्चों
पार्श्विक, पार्श्विक। तो बच्चों पार्श्विक किसे कहेंगे? जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन के उच्चारण में, जिस व्यंजन के उच्चारण में हमारी जीभ ऐसे बेलन आकार की हो जाती है, बेलनाकार हो जाती है, और जब हम इस व्यंजन का या वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ के जो दोनों पार्श्व हैं दोनों ऐसे बेलन की तरह मुड़ जाएगी, और इन दोनों पार्श्व से जब हवा निकल, इन दोनों पार्श्व से या दोनों सिरों से हवा निकल के उनका वो जो वर्ण होगा वह उच्चरित होगा, इसलिए इन्हें पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। तो वह वर्ण है बच्चों ल, ल व्यंजन या ल वर्ण। तो जब हम ल का उच्चारण करते हैं, आप प्रैक्टिकल करिए, ल, ल, तो जब हम ल का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ ऐसे बेलनाकार हो जाएगी, बेलन की तरह मुड़ जाएगी, और जो जीभ के दोनों पार्श्व हैं, जो दोनों सिरे हैं, उनसे हवा निकलकर जो वायु जो है दोनों सिरों से या दोनों पार्श्व से निकलेगी, उसके बाद जो है हमारा ल वर्ण उच्चरित होगा, इसलिए इसे पार्श्विक कहा जाता है, क्योंकि दोनों पार्श्व से हवा निकलती है, इसलिए इन्हें पार्श्विक कहा जाता है। या ध्यान रहे बच्चों कि ल जो है ल लुंठित नहीं है, क्योंकि आप इन दोनों में गड़बड़ जरूर करोगे। जो ल जो है वह पार्श्विक है, पार्श्विक है, तथा र लुंठित है, ल लुंठित नहीं है, ल पार्श्विक है और पार्श्विक है, और र लुंठित है। तो इनका आप ध्यान रखें विशेष ओर से कि ल जो है वो पार्श्विक है, ल ल नहीं मैच हो रहा, ल से ल नहीं होगा, र और इससे लुंठित जो होगा उसमें र आएगा। ऐसे आगे से आप देख लो कि ये लुंठित में ल और ये भी इसमें ल वर्ण जो है इसमें आ जाएगा, तो ये इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखें। इसके बाद अगला जो हमारा लेते हैं वह ले लेते हैं बच्चों, वह है हमारा अल्प प्राण वह महाप्राण, अल्प प्राण वह महाप्राण। तो बच्चों अल्प प्राण किसे कहेंगे? जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे उच्चारण करने में या फिर उच्चारण में सांस की मात्रा, हमारी जो वायु होती है सांस हम जब लेते हैं तो सांस की मात्रा जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम लगती है उन्हें बच्चों अल्प प्राण कहेंगे। यानी कि अल्प यानी कि उनमें सांस की जो मात्रा है वो कम लगानी पड़ती है, हमें जो है कम लगानी पड़ती है। और महाप्राण यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो आपको अल्पप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण समझ में आ ही गया है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगती है अल्पप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगती है उन्हें महाप्राण। बोलो क्या नहीं समझ में आया? अब हम इनके अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं वह देख लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि हम इसको जो है विस्तार से इनको अल्पप्राण महाप्राण विस्तार से समझ सके। अब हम बात करते हैं बच्चों अल्पप्राण और महाप्राण पर। तो हमारे अल्पप्राण के अंदर कौन कौन से सम्मिलित होंगे? अल्पप्राण के अंदर बच्चों हमारे जो पांचों वर्ग है क च ट त प, हमारे जो पांच वर्ग है क च ट त प, उनके अल्पप्राण के अंदर पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण इसके अंदर सम्मिलित होंगे तथा महाप्राण के अंदर दूसरे और चौथे वर्ण इसके अंदर सम्मिलित होंगे। आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो अल्पप्राण के अंदर आ जाएगा, पहले अल्पप्राण की बात करते हैं कि अल्पप्राण के अंदर कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो हम अल्पप्राण के अंदर लिख लेते हैं अल्पप्राण। इसमें कौन कौन से आएंगे? तो बच्चों पांचों वर्ग जो वर्ग है हमारे क च ट त प, तो इन पांचों वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें ले लेने। तो हम ले लेते हैं क वर्ग का क, इसका तीसरा हमारा जो है बच्चों वह है ग, और पांचवा जो है वह है ङ। इसके बाद अगला जो वर्ग है हमारा च वर्ग, उसको भी ले लेते हैं। सॉरी बच्चों यहाँ पर ये होगा, दो वर्ग हो गए हमारे क वर्ग और च वर्ग। इसके बाद क च
ट वर्ग। तो ट पहला आ गया, क च ट, त प, तो ट ठ ड, तो हमारा ड हो जाएगा। और ये ड नहीं आएगा क्योंकि वह महाप्राण है, ये हो जाएंगे हमारे। इसके बाद हमारा अगला जो वर्ग है वह है त वर्ग। तो त ले लिया हमने पहला वर्ग, इसका तीसरा क्या होगा, त थ द, तो द आ जाएगा और अंतिम जो है न। इसके बाद अगला जो वर्ग है हमारा वह है प, तो प उसका पहला आ जाएगा, प फ ब, तो तीसरा हमारी क्या हो जाएगा ब। और अंतिम हमारा जो पांचवा है प फ ब ब म, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा म। तो बच्चों ये जो हमारे 5 वर्ग हैं इनके अंदर इनके पहले तीसरे और पांचवे, पहले तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, ये इसके अंदर सम्मिलित होंगे। किसके अंदर, अल्प प्राण के अंदर। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनमें जो श्वास की जो सांस की मात्रा लगेगी वह कम लगेगी। क ख ग च छ च ज ट ड ट ड न, ऐसे कम लग रहे हैं। जैसे हम ख का उच्चारण करेंगे ख से छ, तो सांस की जो मात्रा है वह अधिक लगेगी। आप प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं कि क च ट ऐसे मात्रा कम लग रही है। छ सॉरी ख च ड ऐसे मात्रा जो है हमारी सांस की अधिक लगती है, इन्हें महाप्राण कहेंगे। ये अल्पप्राण। अल्पप्राण के अंदर हम कौन कौन से आएंगे, वो आएंगे बच्चों य र ल व, ये बच्चों अल्प प्राण है क्योंकि इनके उच्चारण में हमें सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है। उच्चारण करिए य र ल व, मात्रा कम लग रही है। अब उच्चारण करिए श श श ह, तो हमारी सांस की जो मात्रा है बच्चों अधिक लग रही है, इसीलिए इन्हें महाप्राण कहा गया। तो अल्प प्राण ये हो गए हमारे। इसके बाद हमारा जो ड है वह अल्प प्राण है। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, ये जो आ जाएंगे अल्प प्राण के अंदर। अब हम महाप्राण की बात करें, महाप्राण, तो इसके अंदर आ जाएंगे बच्चों दूसरे और चौथा जो हमारे इन वर्गों के वर्ण है वह इनके अंदर सम्मिलित होंगे ख ग तो बच्चों ये दूसरे जो और चौथे जो वर्ण है इन वर्गों के वह महाप्राण के अंदर सम्मिलित होंगे। इसके बाद हम इसमें और आ जाएंगे श श स, ये भी महाप्राण, क्योंकि इनके उच्चारण जब हम इनको प्रैक्टिकल कीजिए, आप एक बार प्रैक्टिकल कीजिए श स श और ह, जब इनका उच्चारण करेंगे तो श्वास की मात्रा अधिक लगेगी। य र ल व, सांस की मात्रा कोई नहीं लगी, बिल्कुल कम लगी। इनके उच्चारण में श स श ह अधिक लग रही है, तो ये महाप्राण हो जाएगी। इसके बाद कौन आ जाएगा इसके अंदर, ड, ड भी बच्चों महाप्राण है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे जो ये जो वर्ण है बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो हमारा न म र ल है, न म और र और ल जो है इन वर्णों के महाप्राण विकसित हुए हैं। तो वह भी ये अल्प प्राण है, तो इनके महाप्राण भी इसमें आ जाएंगे। महाप्राण, महाप्राण की बात करेंगे तो महाप्राण इसमें आएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, न म र ल, तो ये भी बच्चों जो है इसके अंदर आ जाएंगे। ये जो चारों है बच्चों, ये इनके महाप्राण विकसित हुए न म और र और ल, तो ये चारों भी इसके अंदर महाप्राण की बात और इनके महाप्राण विकसित किए गए नए हैं, तो ये भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गए बच्चों हमारे अल्प प्राण व महाप्राण। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये हमारा हो गया 8वां टॉपिक। अब हमारा 9वां जो है वह है बच्चों घोष अघोष। हमें थोड़ा इनको यहाँ से मिटा देता हूँ, आपको अगर लेना है तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अल्प प्राण महाप्राण हो गए। अब हम यहाँ से टॉपिक ले लेते हैं 9वां, घोष व अघोष। तो बच्चों घोष वे होते हैं, वे वर्ण घोष होते हैं जिनके उच्चारण में
जो हमारा मुंह है या स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें घोष, जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष कहा जाता है। तो कंपन कौन कौन से में उत्पन्न होगा बच्चों? तो कंपन जो है वह हमारे जो पांचों वर्ग उनके तीसरे, चौथे और पांचवे जो वर्ण हैं उनमें कंपन पैदा होता है। उसके बाद हमारा जो य, र, ल वह जो है उनमें भी कंपन होता है, ह जो वर्ण है उसमें भी कंपन होता है। तो इसको हम ले लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन पैदा होता है उन्हें घोष, और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन पैदा नहीं होता है, कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष कहा जाता है। तो घोष की जगह कौन कौन से वर्ण घोष के अंदर सम्मिलित होंगे? तो इसके जो पांचों वर्ण उनके तीसरे, चौथे और पांचवे, पहले मैं लिख देता हूं। हमारा जो पहला जो वर्ग है उसके तीनों वर्ग आए, 3, 4 और 5 है, इसको तीनों वर्ण आ गए। दूसरा जो वर्ग है हमारा च वर्ग, उसके ज, ज और ये तीनों आ गए। अब हमारा अगला जो है क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त वर्ग। त वर्ग के अंदर त और थ आएंगे नहीं, द, द और न आ जाएंगे। इसके बाद हमारा जो बचा है वो प वर्ग, प और फ आएंगे नहीं, ब, ब और म आ जाएंगे। तो ये जो ये जो हमारे पांचों वर्ग है इनके जो ये 3, 4 और 5वें जो वर्ण है इनको अघोष की श्रेणी में, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारा जो स्वर तंत्र है उसमें कंपन होता है, ग, ग, ङ, ज, ज, य, ड, ढ, ण, हमारे जो गला है उसमें कंपन पैदा हो रहा है। इसके जो पहले और दूसरे जो वर्ण है क, ख, क, ख, कोई कंपन नहीं हो रहा, लेकिन ग, ग कंपन हो रहा है, इसलिए इनको घोष कहा जाता है। इनके अलावा घोष कौन 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 से है बच्चों? वह है य, र, इनके उच्चारण में भी हमारे जो स्वर तंत्र उसमें कंपन होता है, ल और व, य, र, ल, व। इसके अलावा इसमें ह भी इसमें ही आएगा बच्चों, ह। तो ये भी हमारा जो है बच्चों क्या है? घोष है। इसके अलावा हमारे जो नए व्यंजन भी है इसके साथ जुड़े हैं बच्चों, जैसे इसके साथ इसका नया जोड़ देते हैं, इसके साथ भी जोड़ देते हैं, ये भी इसमें ही आए क्योंकि ये इनमें आ रहे थे, ये भी इनमें ही आएंगे। इसके बाद ये हो गए हमारा जो एक और था फ, जो था उसको भी इसमें फर्स्ट और इसमें नहीं आए हैं। तो बच्चों इनके जो नए व्यंजन हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा है, इनके जो नए व्यंजन आए हैं ड, ड जो भी आए इनको भी इनके साथ जोड़ दे ताकि जो है ये भी इसमें सम्मिलित हो जाए। इसके बाद ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं अघोष की। तो अघोष में कौन कौन से सम्मिलित होंगे बच्चों? अघोष में होंगे पहले और दूसरे वर्ण वर्ग के, ये भी बच्चों ये क्या हो जाएंगे? अघोष, क्योंकि इनके उच्चारण में जो है बच्चों हमारे स्वर तंत्र में कोई कंपन पैदा नहीं होता है, तो ये कौन से हो जाएंगे बच्चों? अघोष। इसके बाद स, स और सॉरी स और ये स, ये तीनों भी अघोष है। तो बच्चों ये कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14। ये जो 14 वर्ण है बच्चों ये क्या है? अघोष। क्या है बच्चों? अघोष। तो अघोष किन्हें कहेंगे? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कोई कंपन पैदा नहीं होता उन्हें अघोष कहा जाता है। तो घोष में कौन कौन से आ जाएंगे? आप एक सूत्र याद कर लीजिए, 1, 3, 5। 1, 3, 5 कौन से होंगे? घोष। घोष 1, 3, 5 और अघोष 1, 2, 1, 2, 1, 2।
तो हमारे जो वर्ग है उनके तो 1 3 5 आ जाएंगे। इसके बाद हमारे बोलने पर भी पता चल रहा है कि य र ल व ह में कंपन हो रहा है, श कोई कंपन नहीं हो रहा, तो ये अघोष हो जाएंगे। ये हो गए हमारे घोष अघोष। अब हमारा अंतिम जो इसका प्रयत्न विधि का टॉपिक बचा है वह है बच्चों नासिक्य वर्ण या फिर नासिक्य व्यंजन। नासिक्य, तो बच्चों नासिकी किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जो है बच्चों नाक द्वारा बाहर निकलती है उन्हें नासिक्य कहते हैं। तो कौन कौन से हमारे जो पंचमाक्षर, इन पांचों वर्गों के जो पंचमाक्षर हैं उनके उच्चारण में जो वायु जो होती है बच्चों, जब उनका उच्चारण करते हैं तो वह नाक द्वारा बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें नासिकी या अनुनासिक कहा जाता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे पंचमाक्षर, इनके हो जाएंगे बच्चों ये जो पंचमाक्षर है ये ले रहे पांचों वर्गों के। तो ये जो हमारे पंचमाक्षर हैं इनके उच्चारण में हवा जो है बच्चों वो मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है, यानी कि जो वायु जो होती है वह नाक से बाहर निकलती है इन्हें, इसलिए इन्हें नासिक्य कहा जाता है। यानी कि नासिक्य या नाक, नासिक्य का आशय नाक से है, जिन वर्णों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें नासिक्य कहा जाता है। तो बच्चों इसके बाद जो हमारे नासिकी जो वर्ण है ये जो जैसे हमारा जो इनके महाप्राण है न और म के, नह और मह, तो ये भी बच्चों इसके अंदर ही सम्मिलित होंगे, ये भी नासिके हो गए, क्योंकि जब ये वर्ण या नासिके हैं, जब वर्ण ही पूरे नासिके आ रहे हैं तो इनके महाप्राण भी जो है वह भी नासिके ही होंगे, इसलिए इन्हें न और म भी इसके अंदर सम्मिलित होंगे, न और मह, ये भी बच्चों नासिके होंगे। इसके अलावा जो ये नासिके वर्ण है इनको अनुनासिक भी कहा जाता है, अनुनासिक, यानी कि जिनको नाक के द्वारा बोला जाता है, नासिके या अनुनासिक, ये दोनों एक ही चीज है। तो बच्चों ये हो गए हमारे प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो बच्चों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और प्रयत्न विधि के आधार पर हमारे भेद हो गए 10। मैंने आपको स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, पार्श्व वो उत्तक्षिप्त या फिर ताड़न जात, पार्श्विक, लुंठित, अर्ध स्वर, अल्पप्राण, महाप्राण और घोष, अघोष और ये नासिक्य वर्ण, ये हमारे 10 जो हो गए, ये आपको इनके भेद बता दिए प्रयत्न विधि के आधार पर। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो है समझ में आ जाएगा घोष कैसे होता है, अघोष कैसे होता है, कंपन कैसे होता है हमारे स्वर तंत्र में, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सदैव पढ़ते रहिए, धन्यवाद।